स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अर्थव्यवस्था किसी भी देश के विकास में एक बहुत अहम रोल प्ले करती है और इस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए व्यापार एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। अगर किसी भी देश का व्यापार तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके निर्यात में इजाफा हो रहा है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो देश काफी सारा धन और दौलत कमा सकता है, जिसका असर उसकी आम जनता तक भी पहुंचता है। तो व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में एक नए ट्रेड रूट के बारे में बात की जा रही है और इस ट्रेड रूट में क्या इंडिया डोमिनेट कर सकता है, क्या इंडिया को इसका कोई फायदा हो सकता है, या फिर इंडिया के लिए ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा नया ट्रेड रूट उसकी पोजीशन को खतरे में डाल सकता है जो अभी वो एंजॉय कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। तो इस पूरी चर्चा को विस्तार से आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो वीडियो के साथ बने रहिए। अगले 10 से 15 मिनट में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो देखो दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि व्यापार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्लोबल ट्रेड जरूरी है किसी भी कंट्री के विकास के लिए, और क्योंकि एक कंट्री हर चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है उसको कई चीजों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जैसे अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो उस समय पर भारत के टेक्सटाइल्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के मसालों की यानी कि स्पाइसेस की काफी सारी डिमांड थी। इसी डिमांड के चलते कई यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्ट यूरोप में रहते थे वो ट्रेड रूट ढूंढना चाहते थे इंडिया में, और जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने ये केप ऑफ गुड होप ढूंढा। ठीक है, दिस इज केप ऑफ गुड होप, और इस केप ऑफ गुड होप के जरिए वो भारत में पहुंचे। सबसे पहले वास्को ड गामा पहुंचे और उसके बाद एक तरह से एक नया दौर स्टार्ट हो गया जिससे कि कई सारी यूरोपियन पावर्स भारत में उनका आगमन होता है, और यहां से फर्दर आगे बढ़ते हुए वो इंडोनेशिया में पहुंचते हैं जहां से मसालों का व्यापार करते हैं। फिर एक समय पर इस ट्रेड रूट का लेंथ बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से ट्रेड इतना एफिशिएंट नहीं था, बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता था, बहुत ज्यादा ईंधन लगता था और कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा सा कम था। हुआ ये कि बहुत जल्द सुएज कैनाल ये एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट इन कंट्रीज को पता लगा, जहां से भारत के और ईस्ट एशिया के बंदरगाह से वो वाया अरब पेनिनसुला रेड सी होते हुए सुएज कैनाल को क्रॉस करके वेस्ट यूरोप तक पहुंच सकते हैं। तो इतनी बड़ी लेंथ को, इतने बड़े लेंथ के ट्रेड रूट की इतनी बड़ी लेंथ उन्होंने एकदम से काफी ज्यादा कट शॉर्ट कर दी, और इस वजह से सुएज कैनाल आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट भी माना जाता है। लेकिन इसके कई फायदे होने के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले फायदों की बात करते हैं तो फायदों में दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड सुएज कैनाल के जरिए होता है। 30% ग्लोबल कंटेनर की शिप ट्रैफिक हर दिन सुएज कैनाल से गुजरती है। 52 या फिर 52, ठीक है, 52 शिप्स दे पास थ्रू सुएज कैनाल ऑन एवरेज ईच डे। हर दिन 52 शिप्स, और ये छोटे मोटे शिप नहीं है, बहुत बड़े बड़े शिप विद लॉट्स ऑफ कंटेनर्स ये यहां से निकलते हैं, और हर दिन $9 बिलियन का ट्रेड यहां से सुएज कैनाल से निकलता है। लेकिन 2021 में आप जानते होंगे कि एक एवरग्रीन नाम का जहाज वो फंस गया था सुएज कैनाल में, जिससे कि 6 दिनों तक सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया। उस ब्लॉकेड की वजह से पूरी दुनिया में लगभग $10 बिलियन का ट्रेड का नुकसान हुआ। ठीक है, वो लॉजिस्टिक्स के डिले की वजह से सप्लाईज बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गई और ग्लोबल ट्रेड को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। उस समय पर कई विशेषज्ञ और कई अर्थशास्त्रियों ने यह खोजबीन करनी शुरू कर दी कि जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढने की जरूरत है जो वेस्ट यूरोप को ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्ट यूरोप, देखो, एशिया में पॉपुलेशन एशिया में रहती है, ठीक है, यूरोप में भी पॉपुलेशन है, यूरोप में कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एशिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, तो मार्केट एशिया में है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ईस्ट एशिया इस चीज का हब है। जैसे कि जापान, ताइवान, चाइना के कुछ बंदरगाह, यहां पर इन सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की काफी डिमांड है, जिनको यूरोप तक पहुंचाना पड़ता है। तो ऑल्टरनेट ट्रेड रूट के बारे में विचार करना यहां पर स्टार्ट कर दिया गया, और इस ऑल्टरनेट ट्रेड रूट का आज मैं बताऊंगा। वही ऑल्टरनेट ट्रेड रूट क्या है? नॉर्थ सी रूट। अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले दोस्तों आपको यह बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी आईएएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे टॉपिक्स को 360 डिग्री एनालिसिस के साथ कवर करना जरूरी है। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन इसका पूरा लिंक स्टैटिक पार्ट के साथ भी बनता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस और इकोनॉमी के साथ इसका संबंध बनता है। तो स्टैटिक और करंट के साथ अच्छी तालमेल बना के अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस भी चाहिए, जहां पे आपको मेंटरशिप भी चाहिए, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, सब कुछ
आपको एक पैकेज में अगर चाहिए तो स्टडी IQ का P2I बैच बहुत कारगर साबित हो सकता है। सीधा आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए कोर्सेज के ऊपर तो आपको CS लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको मिनिमम प्राइस पे ये पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त। अब यहां पे एक पोर्ट है जो कि रशिया में मौजूद है, इसको कहा जाता है पोर्ट ऑफ मरमांस्क। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है रशिया का, इसको रशिया का नॉर्दर्न गेटवे भी कहा जाता है। अगर किसी ने रशिया में प्रवेश करना है और वो समुद्र के रास्ते आना चाहता है उत्तर दिशा से, तो मरमांस्क के पोर्ट से वो रशिया में एंटर कर सकता है। राइट, यहां पर हर साल लगभग 34 मिलियन टन का कार्गो ऑपरेट होता है। मरमांस्क के पोर्ट से 34 मिलियन टन का कार्गो ऑपरेट होता है और 2023 के पहले 7 महीनों में यह आंकलन किया गया है कि 82% एक्सपोर्ट्स जो इस पोर्ट से हो रहे हैं, 82% एक्सपोर्ट्स 3 कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर इंडिया का है। इंडिया में 35% जितना कार्गो यहां से निकलता है ना, 35% इंडिया की तरफ वो जा रहा है। ठीक है, तो ये आगे आर्कटिक सी के होते होते इंडिया तक कैसे कनेक्ट होता है, तो 35% हिस्सा भारत की तरफ जा रहा है और इसमें प्राइमरीली जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो है कोल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, जिसका ये मतलब है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये नॉर्थ सी रूट ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और इंडिया के स्टेक्स क्योंकि इसमें बढ़ गए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया अपनी पार्टिसिपेशन और अपना एक्टिविज्म, अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक्टिविज्म नॉर्थ सी रूट में भी दिखाए। राइट, इंडिया के साथ साथ टर्की एंड चाइना, इनका भी अच्छा खासा शेयर है। राइट, चाइना का बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट ग्रेजुअली माना जा रहा है कि ये भी इंक्रीज होगा। अब मरमांस्क पोर्ट की सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखो, आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि मॉस्को से लगभग 2000 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है और ये रीजन ऐसा है कि ये पोलर रीजन के पास पड़ जाता है। तो क्लियर सी बात है कि यहां पे ऐसा लग सकता है सभी को कि ये पोर्ट तो फ्रोजन पोर्ट रहेगा, तो यहां से तो ट्रेड हो नहीं सकता। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये एक वार्म ओशन करंट है जो इस पोर्ट को पूरा ईयर, ऑल ईयर राउंड दिस पोर्ट इज आइस फ्री, जिसकी वजह से यहां से ट्रेड करना काफी आसान बन जाता है। और जो देश आर्कटिक रिसोर्सेज का फायदा लेना चाहते हैं, रशिया के एनर्जी रिसोर्सेज का फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये रूट और ये पोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट, इसी के साथ साथ आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नॉर्दर्न आर्कटिक आइस शीट्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं। मेल्ट होने की वजह से एक तरफ तो देखो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, बट कहीं ना कहीं रशिया, जिसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन इस पर्टिकुलर रीजन से गुजरती है, नॉर्थ सी रूट का बहुत बड़ा हिस्सा रशिया की कोस्ट लाइन के बीच में से एक तरीके से पास होता है, तो वहां पर नॉर्थ सी रूट को फायदा मिल सकता है मेल्टिंग आइस शीट्स का। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वेस्ट यूरेशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया, जैसे कि रोटरडैम दिखाया था, उसको एशिया पैसिफिक के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे छोटा शिपिंग रूट है। पहले क्या था, केप ऑफ गुड होप से हम जुड़ते थे। केप ऑफ गुड होप के बाद सुएज कैनाल खुला तो और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन कम हो गई। अब अगर ये रूट को हमने ऑपरेट कर दिया, जो कि कई चैलेंजेस की वजह से ऑपरेट हो नहीं पाता, तो सबसे छोटा रूट जो वेस्ट यूरोप या यूरेशिया के पश्चिमी भाग को एशिया पैसिफिक के कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना एटसेट्रा इनके साथ जोड़ सकता है, वो ये रूट बनेगा। तो आज के समय में इंडियन ओशन से बहुत बड़ा ट्रेड निकलता है। वो ट्रेड हो सकता है कि उसका काफी बड़ा पोर्शन जो है वो नॉर्थ सी रूट के जरिए डाइवर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो सारा कुछ तो ठीक है यहां पर। और एक एग्जांपल और आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए ये भी बता दूं कि जैसे आपने मुर्मांस्क से अगर कहां जाना है, लेट्स से आपने योकोहामा जाना है, तो ट्रेडिशनल रूट अगर स्विस कैनाल का यूज करोगे, ठीक है, स्विस कैनाल के रूट से मुर्मांस्क से योकोहामा, जो कि जापान में है, योकोहामा कहीं नियरली यहां पे कहीं पर पड़ जाता है। ठीक है, तो स्विस कैनाल के जरिए आपको पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस करके आना पड़ेगा। 6000 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, नॉट 6000, 13000। ठीक है, जबकि नॉर्थ सी रूट से 6000 नॉटिकल माइल का आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि शिप भी ईंधन यूज करते हैं। राइट, एफिशिएंसी और सेफ्टी बढ़ रही है। जितना कम समय समुद्र में रहेगी शिप, उतना ही उसके लिए अच्छा है कि जल्द से जल्द हार्बर पे पहुंच जाए और सेफ पैसेज उसको मिल जाए। और इसी के साथ साथ ये काफी फायदे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है ट्रेड की, जिसकी वजह से अगर हम 2012 के साथ कंपैरिजन करें तो इस ट्रेड रूट में 10 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। 10 गुना ज्यादा। एक ऐसा समय था जहां पर सिर्फ 3.4 मिलियन टन का ट्रेड होता था, अब 34 मिलियन टन का ट्रेड हो रहा है यहां पे। राइट, और
सुएज कैनाल से कितना ट्रेड होता है? 8 बिलियन, लगभग 8 बिलियन टन का एनुअल ट्रेड होता है वहां पे। 8 बिलियन टन का कार्गो वहां से गुजरता है, तो काफी बड़ी क्वांटिटी सुएज कैनाल में है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एक चोक पॉइंट है पूरी दुनिया के लिए, राइट। लेकिन इतने बड़े ट्रेड रूट को, नॉर्थ सी रूट की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो फायदे तो हमें बहुत हैं, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको अगर डील ना किया गया तो समस्या आ सकती है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्योंकि आर्कटिक ओशन की कई सारे समुद्रों के बीच में से ये रूट गुजरता है, जिसकी वजह से ये आइस फ्री नहीं होता काफी बड़े हिस्से के लिए ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें कराकी सी, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरियन एंड चुकची सी ये आ जाती हैं जो कि फ्रोजन रहती हैं। इनका काफी हिस्सा अभी भी फ्रोजन है, तो आइस शीट्स यहां पर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इसको भी डील किया जा रहा है यूजिंग न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स। रशिया की एक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जिसका नाम है रोसाटॉम, ठीक है। रोसाटॉम की एक सब्सिडरी है जो कि कही जाती है FSUE, एटम फ्लॉट। एटम फ्लॉट ने बहुत जबरदस्त न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स बनाए हैं, जिससे कि वो इस रूट की ऑपरेबिलिटी के लिए आइस शीट्स को तोड़ देता है ताकि शिप्स के लिए आसान पैसेज आगे बन सके, राइट। तो यहां पे फायदे क्योंकि ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको ऑपरेटेबल बनाया जा रहा है। अब यहां पे आता है कि इंडिया के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। इंडिया सबसे बड़ा कार्गो इंडिया का ही यहां से भारत तक पहुंचा है, मुरमास्क के पोर्ट से। तो नॉर्थ सी रूट का क्लियरली इंडिया के लिए आने वाले सालों में और ज्यादा सिग्निफिकेंस हो सकती है, ठीक है। तो इस सिग्निफिकेंस को और ज्यादा टैप करने के लिए इंडिया और रशिया ये प्लान कर रहे हैं कि हमारा चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक रशिया के ईस्टर्न साइड पर है, व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई तक एक हम सी रूट बनाएं जो चेन्नई को व्लादिवोस्टॉक के जरिए फर्दर नॉर्दर्न सी रूट के साथ कनेक्ट कर सकता है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ सी रूट का फायदा ले सकते हैं, ठीक है। हम ये एक फिजिबिलिटी ट्राई कर रहे हैं कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट कुछ फिजिबल है जिससे कि पहले हमारे कार्गोज व्लादिवोस्टॉक तक आएं और फिर उसको हम नॉर्थ सी रूट के साथ कनेक्ट कर दें, ताकि इंडिया के थ्रू भी अगर हमने यूरोप में कुछ चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करनी है तो उसमें भी नॉर्थ सी रूट का फायदा लिया जा सके। इसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि बेसिकली दोनों कंट्रीज में जो वॉल्यूम ऑफ कार्गो है, ठीक है, वो बूस्ट होगी, डेफिनेटली बूस्ट होगी, राइट। एंड अगर हम ये अचीव करना चाहते हैं तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। ऐसा नहीं कि आज हमने स्टार्ट किया और बिल्कुल हमें फटाफट मिल गया, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब बनाना पड़ेगा व्लादिवोस्टॉक के अंदर, ताकि उसकी कार्गो हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। इसी के साथ साथ हमें शिप टू शिप ट्रांसशिपमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली एक ही शिप बिल्कुल पूरा ट्रैवल करते करते दूसरी साइड पहुंचे, इसकी जगह हम क्या करते हैं कि एक शिप निकलती है, वो एक हार्बर तक पहुंचती है, उस हार्बर में उसके कार्गो को दूसरी शिप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर ये सेकेंड शिप जो कि ठंडे पानी में ऑपरेट करने के लिए उसको बिल्ड किया गया है, क्योंकि एवरी वाटर उसका हिसाब अलग होता है, समुद्र में अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन का हिसाब अलग होता है। तो अगर नॉर्थ सी रूट में ट्रैवल करना है उसके लिए स्पेशल शिप्स चाहिए, तो फिर वो ट्रांसशिपमेंट जो हम कर पाएंगे उससे दूसरी शिप में हमारा कार्गो जाएगा और फिर यूरोप तक पहुंच सकता है। और म्यूचुअल ट्रेड रूट हमारे इंडिया में और फार ईस्ट के बीच हमें ट्रेड रूट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें ये व्लादिवोस्टॉक के साथ जो ट्रेड रूट है ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि शुरुआत है, राइट। तो आप यहां देख सकते हो चेन्नई के साथ हम चेन्नई मलक्का स्ट्रेट से होते होते व्लादिवोस्टॉक तक जाएगा एंड व्लादिवोस्टॉक से आगे जाकर फिर आर्कटिक ओशन के जरिए वेस्ट यूरोप तक जा सकते हैं। अब क्या इंडिया को इसमें फायदा ही फायदा है? क्या इंडिया के पास सिर्फ फायदा ही फायदा है या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस हैं एक्चुअली। अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया को नुकसान ज्यादा है। नुकसान इसलिए है क्योंकि प्राइमरीली नॉर्थ सी रूट यूरोप को एशिया पैसिफिक के कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगा। आज की डेट में यूरोप अगर एशिया पैसिफिक के साथ कनेक्ट होना चाहता है तो उसको सुएज कैनाल से होते हुए इंडियन ओशन क्रॉस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। और इंडिया की प्रोट्रूडिंग कोस्ट लाइन जो इंडियन ओशन में मौजूद है वो बनाती है इंडिया को दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट। अगर एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट बनता है तो इंडियन ओशन की सिग्निफिकेंस कम हो सकती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडिया जो आज एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होल्ड कर रहा है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, उस पोजीशन पर भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। प्रैक्टिकली अगर हम हमारे ट्रेड की बात करें तो इससे हमारा ट्रेड किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं हो रहा, हमें सुएज कैनाल वाला रूट ही सूट करता है। बस इनडायरेक्ट फायदा कुछ मिल सकता है, वो इनडायरेक्ट फायदा ये है कि
स्विज कैनाल अगर कभी ब्लॉक हो गया या कोई समस्या आ गई तो हमारा ट्रेड इंपैक्ट ना हो, तो एक ऑल्टरनेट चैनल हमारे पास है, बट अदरवाइज इसका कुछ खास फायदा होने नहीं वाला। मोर ओवर, जो कंट्रीज चाहते हैं कि नॉर्थ सी रूट ऑपरेटेबल रहे, तो वो तो चाहेंगे कि थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग होती रहे ताकि आइस शीट्स मेल्ट करती रहे। तभी हम देखते हैं कि रशिया चाइना यूजुअली क्लाइमेट डील से थोड़ा बैकआउट भी करते हैं हिस्टोरिकली, और उनका देखा देखी कई और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस चाइना की नकल लगाते बैकआउट कर जाता है। लॉन्ग रन में दुनिया को इसका नेगेटिव इंपैक्ट झेलना पड़ेगा, बट लालच, कुछ कंट्रीज का लालच सभी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो चैलेंज ज्यादा है हमारे लिए, फायदा थोड़ा कम है। फायदा अगर हुआ भी तो क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, रशिया के साथ कोलैबोरेट करके हम आर्कटिक सी कंटेनर लाइन यहां पर ऑपरेशन के लिए अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी शिप है वो आर्कटिक ओशन में ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ खास शिप्स हैं नहीं। लेकिन अगर हमने इधर फायदा लेना है तो हम अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी को यहां पर बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा, इस रूट के जरिए मान लो कोई शिप फर्दर दूसरी साइड जाती है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्दर्न सी रूट से होते हुए व्लादिवोस्टॉक आती है, व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई कोई आएगी, तो उनको हम सर्विस दे सकते हैं, सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कार की सर्विस होती है, इस एयरपोर्ट पे जब प्लेन्स भी लैंड होते हैं तो उनकी सर्विसिंग होती है, तो वो सपोर्ट सर्विसेज में इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसी के साथ साथ आर्कटिक ओशन की नॉलेज को यूज किया जा सकता है फॉर वेरियस इनोवेटिव आइडियाज एज वेल। ठीक है, वो आर्कटिक रिसोर्सेज और आर्कटिक ओशन की नॉलेज भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च में काम आ सकती है। तो ये इनडायरेक्ट फायदे हैं। डायरेक्ट फायदा में ज्यादा फायदा तभी होता अगर हमारा जो ट्रेड वेस्टर्न यूरोप के साथ है या ईस्ट, फार ईस्ट के साथ है, तो उसमें कुछ डिस्टेंस कम हो रहा था। लेकिन इंडिया एकदम सेंट्रल पोजीशन पर है, सुएज कैनाल के जरिए वेस्ट यूरोप बहुत पास है हमारे, और मलक्का स्ट्रेट के जरिए ईस्ट यूरोप भी ठीक ठाक, ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन भी ठीक ठाक डिस्टेंस पर है, तो हमारे ट्रेड में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड अगर इस रूट के जरिए नॉर्थ आर्कटिक ओशन के थ्रू गुजरना शुरू हो गया, वहां पर इंडिया की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है। ठीक है, तो अगर किंग हमें बनना है तो इस रूट को, जो हमारा इंडियन ओशन वाला रूट है, इसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए। मोर ओवर, एक और चैलेंज इसमें यह है कि क्योंकि ये रूट चाइना की कोस्ट लाइन, ठीक है, अगर हमने, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर हमने व्लादिवोस्टॉक तक भी जाना है तो ये चाइना की कोस्ट लाइन, यहां से निकलनी पड़ेंगी शिप्स, राइट, एंड फर्दर रशिया का जो नॉर्दर्न शोर लाइंस हैं उससे गुजरना पड़ेगा। रशिया चाइना एलाइज हैं, रशिया चाइना वेस्टर्न नेशंस और यूरोप के थोड़ा अगेंस्ट भी जा रहे हैं, नेटो के साथ इनकी बनती नहीं, और हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध बने हुए हैं। रशिया नो डाउट हमारा हिस्टोरिक फ्रेंड रहा है, एवरग्रीन फ्रेंडशिप रही है, बट उस चक्कर में अगर रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगते हैं तो उससे भी इस ट्रेड रूट के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे, इंडिया का नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर इंडिया को किंग बनना है तो जो अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो बेटर है, उसमें इंडिया अपनी कैपेसिटीज बनाते रहे। हाँ, एक ऑल्टरनेट जरूर रखे, बट प्राइमरी इंपॉर्टेंस अभी भी इंडियन ओशन और सुएज कैनाल की रहेगी। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगी। इस डिस्कशन के बेसिस पे जो आपने सीखा वो आप अपने एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं बाय राइटिंग डिफरेंट मेन्स आंसर। और आपको होमवर्क ये दूंगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन लोकेशंस के ऊपर आता है, तो जो आर्कटिक ओशन है उसकी जो इंपॉर्टेंट सी है, ये मैप आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में चंदन लर्निंग, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस। इस चैनल को ज्वाइन करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। सो ये प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं, और मेंस में ये सवाल आ सकता है कि नॉर्थ सी रूट की इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो हमने कवर कर लिए, तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा। एंड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए यूज कीजिए कोड CS Live। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द P2I क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।